नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम लास्ट क्लास के आगे का देखना शुरू करते हैं। हमने 67 क्वेश्चन पे थोड़ा सा छोड़ दिया था उसे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो चलिए आज आगे से देखते हैं 67 से। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपसे जिक्र कर रही थी नॉट ओनली और बट ऑल्सो के स्ट्रक्चर का। मैंने आपसे कहा था कि कई बार इस स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी हो जाती है। वो छेड़खानी कैसे होती है उसके बारे में एक शॉर्ट रिकैप वापस देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि नॉट का ये कई बार ओनली खा जाता है और बट का ये कई बार ऑल्सो खा जाता है। ये मैंने आपसे कहा था, अगर ये ओनली और ऑल्सो खा जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, नॉट और बट, या पॉसिबल है कि ये बट भी खा जाए तो आपके पास क्या बचेगा, अकेला नॉट। इस केस में अपन को परेशान नहीं होना है, बस ये है कि जो हमने स्ट्रक्चर का रूल फॉलो किया था कि नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, बस वो रूल हमें फॉलो नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर खत्म तो हमारा नियम भी खत्म। तो आगे हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, देखो प्रॉब्लम मैंने आपसे यही कहा था कि वही मेंटेन है कि नाउन अब भी आपके पास दो हैं, बस ये है कि एक नाउन आपको नॉट के साथ मिलेगा और जो दूसरा नाउन है वो किसी ना किसी कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है एंड हो सकता है और हो, कोई भी कनेक्टर हो, पर नाउन अब भी दो ही हैं। अभी भी आपकी परेशानी वही बनी हुई है कि हम अपना हेल्पिंग वर्ब किस नाउन के अकॉर्डिंग लगाएं। तो देखिए दोस्तों, आपको छोटी सी बात बस यही ध्यान रखनी है कि इस नॉट का मतलब हिंदी में क्या होता है, नहीं। क्या होता है दोस्तों, नॉट का मतलब हिंदी में होता है नहीं। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि ये नॉट खुद ही मना कर रहा है, ये नॉट खुद ही मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है, नॉट खुद ही मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है ये, कि भाई मेरे साथ वाले नाउन को मत देखो। नॉट खुद क्या कह रहा है कि मेरे साथ वाले नाउन को मत देखो और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी मत लगाओ। तो फिर किसके अकॉर्डिंग लगाओ, इसके अलावा जो बचा हुआ नाउन है उस अकॉर्डिंग। एक बार फिर से दोस्तों, आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अकेला नॉट अगर आता है या फिर नॉट के साथ बट आता है, कुल मिलाकर अगर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं दिखता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि नॉट खुद ही क्या कर रहा है, मना कर रहा है। क्या कह रहा है वो, मेरे साथ वाले नाउन को मत देखो। तो फिर कौन से नाउन को देखो, जो सेकेंड नाउन बचा हुआ है उसको देखो और उस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 67 में आपको दिख रहा होगा, क्या आपको नॉट के साथ ओनली दिख रहा है, क्या बट के साथ ऑल्सो दिख रहा है, नहीं ना। इसका मतलब इसने स्ट्रक्चर से कर दी छेड़खानी। अब जब इसने स्ट्रक्चर से छेड़खानी कर दी तो आपको क्या करना है, नॉट के साथ वाला नहीं देखना, मतलब शी को नहीं देखना। तो फिर किस अकॉर्डिंग लगानी है, हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। नॉट के साथ वाले को नहीं देखना, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हर फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल, साफ पता चल रहा है प्लूरल, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर गिल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। अगेन यहाँ पर फिर वापस अकेला नॉट है, यहाँ तो बट भी नहीं है, तो आपको नॉट के साथ वाले को नहीं देखना, मतलब किसको नहीं देखना, हर फ्रेंड्स को। तो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, शी के अकॉर्डिंग। अब शी क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा यहाँ पे, इस। देखो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, 67 68 दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मैंने किसको बदल दिया, नॉट को। एक बार नॉट को शी के साथ रख दिया तो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आ गई, और एक बार नॉट को हर फ्रेंड्स के साथ रख दिया तो शी के अकॉर्डिंग आ गई। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर अपनी जगह मेंटेन है और बाकी ये चीज़ अपनी जगह मेंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 69। यहाँ पर नॉट के साथ आपको ओनली दिख गया तो बट के साथ आगे ऑल्सो भी दिख जाएगा। अब जब ये फुल स्ट्रक्चर है तो फिर अपना नियम अभी भी बना हुआ है कि हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग। जहाँ पर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब भरनी है उससे आपको कहाँ चलना है, राइट हैंड साइड। जैसे ही आप चले आपको सबसे पहले कौन दिखा, ही, और जैसे ये ही दिखा तो ही क्या होता है, सिंगुलर, तो क्या आएगा यहाँ पे, डज। तो नॉट ओनली डज ही रीड बट ही ऑल्सो राइट्स। आगे चलते दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 70 से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो दोस्तों, इंग्लिश का एक बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे आप एक सेंटेंस को पुट अप करते हैं। वो स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा है कि आप एक इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाते हैं और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये चार चीज़ों से आपका एक छोटा सा सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। देखो दोस्तों, इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये कहता है या इंग्लिश का नियम ये कहता है कि आपको इसी अकॉर्डिंग एक सेंटेंस को लिखना है, तभी वो ग्रामेटिकली
सही होता है, लेकिन फिर भी आप इस सेंटेंस के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं और वो करते हैं इंटरोगेशन में करते हैं। आप क्या करते हैं, आप इस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिख देते हैं, सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद आपकी वर्ब वही है, आपका ऑब्जेक्ट यही है, और इसे आप कह देते हैं इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन आपको पता ही है, येस नो इसका आंसर होता है। अगर आपको WH वर्ड से स्टार्ट करना भी है, यानी वाई, विच, व्हाट, हाउ, ये लगाना भी है, तो वो आप कहाँ लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले। पर अभी भी हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले ही आ रही है। ये जो आप स्ट्रक्चर से थोड़ी सी छेड़खानी करते, आपको इनफैक्ट अलाउ ही इतनी है, इससे ज़्यादा आपको अलाउड भी नहीं है। तो ये जो छोटी सी छेड़खानी आप करते हो, इंग्लिश में एक्चुअली इसे कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्वर्जन। क्या होता है इन्वर्जन, व्हाट इज इन्वर्जन? Inversion is that you are putting helping verb before subject. Again I am repeating, what is inversion? That you are putting helping verb before subject. इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन्वर्जन। यानी कि सारे के सारे इंटरोगेशन क्या हो गए, इन्वर्जन। यानी सारे के सारे इंटरोगेशन में क्या किया जा रहा है, इन्वर्जन। लेकिन दोस्तों एक लाइन मैं आपसे कह रही हूँ और उस लाइन को आप ध्यान से सुनना, सारे के सारे इंटरोगेशन इन्वर्जन होते हैं, लेकिन सारे के सारे इन्वर्जन इंटरोगेशन नहीं होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारे के सारे इंटरोगेशन इन्वर्जन होते हैं, बट सारे के सारे इन्वर्जन इंटरोगेशन नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है, सीधा सा है कि इन्वर्जन और कहीं पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक एप्लीकेशन तो क्या है, इंटरोगेशन, और इसका दूसरा एप्लीकेशन जिसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों, देखिए पहला तो क्या है इन्वर्जन का, इंटरोगेशन। क्या आप जब भी इंटरोगेशन करेंगे आपको इन्वर्जन करना ही पड़ेगा, और इन्वर्जन क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना, ठीक है। अब आप दूसरी जगह जहां पर आप इन्वर्जन करते हैं वो कहलाता है कि जब भी आप नेगेटिव वर्ड से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से करोगे तो आपको इन्वर्जन करना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड्स बहुत सारे हैं, पर फिलहाल हम 4 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, और वो 4 वर्ड्स कौन से हैं, एज, सो, नाइदर, नॉर। दोस्तों किन 4 वर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं, एज, सो, नाइदर, नॉर। ये नाइदर और नॉर तो अपने आप आपको नेगेटिव ही फील आ रहा होगा, बट एज और सो को भी क्या माना जाता है, नेगेटिव वर्ड। तो आप कौन से 4 वर्ड ध्यान रखेंगे दोस्तों, एज, सो, नाइदर, नॉर। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देयर आर मैनी एंड मैनी स्टेप्स वेयर इन्वर्जन इज फॉलोड, एंड वन ऑफ देम वॉज इंटरोगेशन, जो आपको पता है। उनमें से एक एप्लीकेशन इंटरोगेशन है जहाँ पर इन्वर्जन आप करते हो, और दूसरी एप्लीकेशन कि आप जब भी नेगेटिव वर्ड से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करोगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन्वर्जन। इसके लिए आपको कौन से 4 वर्ड शुरुआती तौर पर ध्यान रखने, एज, सो, नाइदर, नॉर। आप इस इन्वर्जन के लिए परेशान मत हो, मैं इसके लिए स्पेशली अलग से क्लास ले लूँगी, उसमें आपको इन्वर्जन पूरा अच्छे से समझा दूंगी। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी एज, सो, नाइदर, नॉर आएगा, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वरना नॉर्मली सब्जेक्ट कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले, पर अगर इन्वर्जन फॉलो हो रहा है तो वो सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। देखिए दोस्तों ये परेशानी आपको 70 में हो सकती थी। देखिए 70 में एक सेंटेंस लिखा है, श्वेता इज अ सिंगर, और उसके बाद ये सेंटेंस स्टॉप है, दिख रहा है आपको कॉमा। अब अगर ये सेंटेंस स्टॉप है तो एक अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है जो कि एज से शुरू हो रहा है, और हमने क्या पढ़ा है कि एज क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे क्या फॉलो होना चाहिए, इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी मेरा सब्जेक्ट क्या है, हर पेरेंट्स। अब अगर ये नियम आपको नहीं पता हो दोस्तों तो आप क्या कर सकते थे, आप श्वेता के अकॉर्डिंग इज लगा के आ जाते और आपका आंसर गलत।
ठीक है, तो यानी ये एज, सो, नाइदर, नॉर क्या लेकर आते हैं, इन्वर्जन को लेकर आते हैं। इनका सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हर पेरेंट्स, जो कि प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एज, आर, हर पेरेंट्स। यही चीज़ आप 71 में भी देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, एक सेंटेंस है जो कि खत्म हो चुका है, इसके बाद एक अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है जो सो से शुरू हो रहा है, अगेन नेगेटिव वर्ड। फिर आपको कहाँ मिलेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो कि क्या है, ही, सिंगुलर है, सो डज ही। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, अगेन दे, सो डू दे, प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये इन्वर्जन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। क्या कहता है ये नियम कि एज, सो, नाइदर, नॉर अगर एक स्टेटमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, भले वो स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड कोई सा भी हो सकता है, तब आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। और आगे चलते थोड़ा सा और देखते हैं 81 क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्या है, कई बार हम इंट्रोडक्शन देते हैं खुद का या किसी भी व्यक्ति का, तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे एक बार आप मुझे देखिएगा कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको और मैं आपसे कह रही हूँ मैं दिव्या इंग्लिश की टीचर हूँ। मैं सीधा सीधा ये भी कह सकती थी कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, या मैं ये भी कह सकती थी कि दिव्या इंग्लिश की टीचर है, बट मैंने कैसे कहा, मैं दिव्या इंग्लिश की टीचर हूँ। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, ये, यानी ये जो बंदा मेरे पास में खड़ा है, मैं इसका इंट्रो दे रही हूँ, मैंने कहा ये सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। मैं सीधा ये कह दूं कि सर मैथ्स पढ़ाते हैं, या मैं सीधा ये कह दूं ये मैथ्स पढ़ाते हैं, पर मैंने क्या कहा, ये सर मैथ्स पढ़ाते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन देने का छोटा सा अलग तरीका है। मतलब आप पहले उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, उसके बाद में आप ब्रेक ले रहे हो, फिर आप शायद उसका नाम या जो भी आप सेकेंड उसका इंट्रो दे रहे हो, और उसके बाद आप अपनी बात स्टार्ट कर रहे हो। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में इसे कहा जाता है नेम इन एपोजिशन। ये इंग्लिश की बहुत छोटी छोटी एरर्स हैं दोस्तों, जो एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलता कब आ जाती हैं, और ये छोटी छोटी एरर ही या ये छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें एक कंपटीशन एग्जाम से दूर ले जाती है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ ग्रामर की ध्यान में रखते हुए चलनी है, एंड यू विल फील सो कंफर्टेबल विद इंग्लिश दैट यू वोंट इवन बिलीव। और एक दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये इंग्लिश का बच्चों के अंदर फोबिया होता है कंपटीशन एग्जाम्स में, ये मैंने नोटिस किया है। मैथ्स अच्छे से पढ़ लेंगे, जीके, करंट जीके अच्छे से पढ़ लेंगे, बट देयर इज़ अ फोबिया फॉर इंग्लिश कि समझ ही नहीं आती है, वो कैब में लगे रहते हैं, या वो कैब करें कि ग्रामर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना वास्ट है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ सिर पैर भी नहीं है, ग्रामर ही इतनी डीप है, क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे इत्मीनान से सब पढ़ें। वोकैबुलरी टेक्स टाइम नो डाउट, बट एक बार लर्न हो जाएगी तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर तो पढ़नी ही एक ही बार होती है, एक बार समझ आ गई तो बस डन, उसके बाद तो आपको मेहनत ही वोकैबुलरी पे करते जानी है। तो दोस्तों आप इस वीडियोस को बिल्कुल रेगुलरली फॉर्म में देखें, ऐसा नहीं बीच में कोई स्किप आउट कर दी, नहीं, आप थरली बिल्कुल रेगुलर वे में देखें, आपकी ग्रामर डन हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ मेहनत वोकैबुलरी पे करनी है। एंड दोस्तों जिन बच्चों के पास ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके लिए आप ही सपोर्टिव हैं, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाएं जिनको इंग्लिश में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं या शेयर करना भूल जाते हैं, बस वीडियो में खो जाते हैं और वीडियो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मतलब ये आपसे सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं बट ड्यू टू सम लैकिंग इन गाइडेंस वो नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ उनके लिए आप ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। चलिए हम इन नेम इन एपोजिशन की बात कर रहे थे। एक छोटी सी एरर है जो एग्जाम में कभी भी अपीयर हो जाती है। ये एरर क्या है दोस्तों, क्या किसी भी व्यक्ति की स्टार्टिंग करेंगे, जैसे जो मैंने आई का एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था आपसे आई,
मैं, फिर मैंने आपसे कहा था दिव्या, मतलब उसके बाद मैंने आई के बारे में आपसे कहा था दिव्या, यानी यहाँ पे आई भी आ रहा है और दिव्या भी आ रहा है। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे आ सकता है, दो सब्जेक्ट एट अ टाइम विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी कनेक्टर, हाउ इज इट पॉसिबल? तो दोस्तों ये कनेक्टर बिल्कुल आएगा, जाहिर सी बात है, ये आएगा कॉमा के फॉर्म में। देखिए मैंने आई के बाद भी कॉमा लगाया और उसके बाद दिव्या के बाद भी कॉमा लगाया है, और फिर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि आई टीच इंग्लिश या आई एम टीचिंग इंग्लिश। नाउ दोस्तों ये जो टीच मैंने लगाया है, बिल्कुल ये दिव्या को देख के नहीं लगाया है, ये टीच मैंने लगाया है आई को देख के, बिकॉज माई सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई एंड यू नो कि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। यहाँ दिव्या सब्जेक्ट नहीं है। अब जो आप गलती करोगे ना, वो गलती देखो क्या करोगे, इसी सेंटेंस को मैं कंटिन्यूअस टेंस में लिख रही हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं कर भी रही हूँ। अब क्या होता है एग्जाम में, आप फ्लो में पढ़ते हो आए दिव्या, अब आपका कंसंट्रेशन आए से तो हट गया, किस पे आ गया, दिव्या पे, और आप क्या करोगे, दिव्या इज टीचिंग इंग्लिश। वही गलत, आपको ये नहीं देखे डबल कॉमा, आपके लिए सब्जेक्ट दिव्या नहीं था, आपके लिए सब्जेक्ट इज था, और इस इज के अकॉर्डिंग क्या आएगा दोस्तों, एम, आई एम टीचिंग इंग्लिश। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में दिव्या लगा दिया। अब एग्जाम में दिक्कत ये दोस्तों कि ये जो डबल कॉमा है इसे हमें ही देखना है, ये हमें कोई दिखाएगा नहीं, ये डबल कॉमा हमें ही देखना है। और सबसे बड़ी बात कि इस डबल कॉमा के बीच में कितनी भी बड़ी स्पीच आए, इट डजंट मैटर। आपको एग्जाम में क्या देखते हुए चलना है कि अगर एक सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है और उसके बाद में एक कॉमा आपको दिखता है, तो आपको एंड तक देखना है कि कोई दूसरा कॉमा तो नहीं है। मान लीजिए कि अगर एक सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ और बीच में इसके जस्ट बाद कॉमा आया, अब इसके बीच में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है वो 2 या 3 लाइनें क्यों ना हो, और उसके बाद में आपको एक कॉमा दिखा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन 2 कॉमा के बीच का मैटर आपको कंसिडर नहीं करना। और ये जस्ट कॉमा से पहले जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है, ये इस कॉमा के आने वाले बाद की हेल्पिंग वर्ब के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, नेम एंड एपोजिशन। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 81 में देख सकते हैं, देखिए यू के बाद एक कॉमा है और माय स्टूडेंट के बाद में भी एक कॉमा है। मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकती थी यू आर इंटेलिजेंट, आप जानते हैं यू क्या है, प्लूरल है ग्रामर के अंदर, तो आप सीधा सीधा बोल सकते थे यू आर इंटेलिजेंट, पर आपने यू का इंट्रो दिया कि यू माय स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। अब आप माय स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बोलेंगे ना तो शायद इज लगा देते कि माय स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, नहीं, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू। सेम यही मिस्टेक 82 में भी हो सकती थी, आई के अकॉर्डिंग लगाना है, आई एम ऑनेस्ट, ये बीच में कॉमा वाला हमें कंसिडर नहीं करना है। और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों मैं कुछ वर्ड्स की बात कर रही हूँ, उनमें से वो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है फॉलो, एक वर्ड है रिगार्ड, और एक वर्ड है कंसर्न। कौन से 3 वर्ड्स की बात की मैंने दोस्तों, फॉलो, रिगार्ड और एक वर्ड है कंसर्न। इन वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, इन वर्ड्स के साथ दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। आपने फॉलो की तीनों फॉर्म सुनी है, फॉलोड, फॉलो, फॉलोड एंड फॉलोड। रिगार्ड की भी सुनिए, रिगार्ड, रिगार्डेड एंड रिगार्डेड, और सिमिलरली कंसर्न की भी सुनिए, कंसर्न, कंसर्न्ड एंड कंसर्न्ड। ऑल 3 आर रेगुलर वर्ब्स, और इनफैक्ट ये नाउन भी है। आई एम फॉलोइंग यू, आई पे माई रिगार्ड्स, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। तो ऑल 3 आर वर्ब्स ऑल्सो एंड ऑल 3 आर नाउन ऑल्सो। अब दिक्कत ये है कि ये वर्ब है और अगर ये नाउन है, ये हमें कैसे पता चलेगा एक सेंटेंस में, बस यही हमें समझना है। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर ये एज अ वर्ब है
तब तो ठीक है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कोई सी भी आ जाएगी। बट ये अगर ऐसा नाउन है तो ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, कभी भी फॉलो अकेला नहीं आएगा, कभी भी रिगार्ड अकेला नहीं आएगा और कभी भी कंसर्न अकेला नहीं आएगा। तो फिर ये कैसे आएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये एस के बिना नहीं आते। कब? जब ये क्या हो, नाउन। आपको फॉलोज ही बोलना पड़ेगा, आपको रिगार्ड्स ही बोलना पड़ेगा, आपको कंसर्न्स ही बोलना पड़ेगा। ये विदाउट एस एग्जिस्ट नहीं करते व्हेन दे आर ट्रीटेड एज नाउन। और दूसरी बात, ये जिस वर्ड के बिना नहीं आते वो है एज, यानी बिना एस के नहीं आएंगे और बिना एज के नहीं आएंगे, बिना एस के नहीं आएंगे और बिना एज के नहीं आएंगे। कब? जब दे आर ट्रीटेड एज नाउन। और जब ये वर्ब होंगे तब ये अकेले आएंगे। तो आपको हमेशा एज फॉलोज, एज कंसर्न और एज रिगार्ड ही बोलना पड़ेगा। ये एग्जाम में एरर आती है। और रही बात इन पे बेस्ड हेल्पिंग वर्ब की, तो देखो ये नाउन है, वर्ब तो है नहीं, तो खत्म। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आपको फील करनी पड़ेगी। फील कैसे? कि आप इस सेंटेंस में जिसकी भी बात कर रहे हो, क्या बोला दोस्तों मैंने? जिसकी बात कर रहे हो सेंटेंस में, उस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपको इनसे रिलेटेड सेंटेंस में दो एरर मिल गई, या तो एरर एज फॉलो, एज कंसर्न, एज रिगार्ड्स पे बेस्ड आ जाएगी, और या फिर वो एरर हेल्पिंग वर्ब की आ जाएगी। जैसे बहुत इजीली आप 83 क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले तो आप ये चेक करो कि यहाँ पर एज फॉलोज लिखा हुआ है या नहीं है, यानी वो नाउन है या वर्ब है। नाउन है, अब ये चेक करो एज है, फॉलो में एज है, मतलब ठीक है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे चुनना क्या था? हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? सेंटेंस में जिसकी बात हो रही हो। किसकी बात हो रही है? डिटेल्स की। डिटेल है कि डिटेल्स है? डिटेल्स। तो डिटेल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। क्या आएगा? आर। तो हर डिटेल्स आर एज फॉलोज। नेक्स्ट देख लो, द एक्सप्लेनेशन इज एज। नाउ किसकी बात कर रहे हो आप? एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेनेशंस है? सिंगुलर है ना एक्सप्लेनेशन, तो क्या आएगा? इज। ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। अब तो आपको एज, फॉलो या फॉलोज में से चुनना है, नाउन चुनना है। आप भी जानते हैं फॉलो एज के बिना आएगा नहीं नाउन में, क्या आएगा? फॉलोज। नेक्स्ट देख लो, द मेन पॉइंट्स। किसकी बात कर रहे हो? मेन पॉइंट्स की। पॉइंट है कि पॉइंट्स है? प्लूरल। देखिए आर आ रहा है, नाउन की तरह बोल रहे हो, क्या आएगा? एज फॉलोज। इज इट क्लियर और नॉट? कौन से 3 वर्ड्स की बात की है दोस्तों मैंने? फॉलो, कंसर्न, रिगार्ड। क्या बोला इनके बारे में? कि ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। वर्ब है, अकेले आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म कुछ भी आ सकती है, बट व्हेन दे आर ट्रीटेड एज नाउन तो अकेले नहीं आएंगे। किसके साथ आएंगे? एक तो बिना एस के नहीं आएंगे, एक बिना एज के नहीं आएंगे, दोनों ही चीज़ें आएंगी। अब एरर आपको दोनों ही फॉर्म में आ सकती है, माइट भी हेल्पिंग वर्ब की आ जाए और माइट भी इनसे रिलेटेड ही आ जाए। तो आपको दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और दोस्तों, 3 वर्ड्स और होते हैं। इस फॉलो को आप फॉलोइंग भी तो बोलते हो। फॉलो को फॉलोइंग भी तो बोलते हो, बोलते हो नहीं बोलते हो? दोस्तों देखो, एक चीज़ का ध्यान रखें आप, दुनिया में जितने भी वर्ड्स के अंदर आप आईएनजी लगा देते हो, या मैं ये कहूँ दुनिया में जितनी भी वर्ब के अंदर आप आईएनजी लगा देते हो, तो आप उन्हें ऑलरेडी किस में बना देते हो? नाउन में। क्या बोला मैंने? दुनिया में जितनी भी वर्ब के अंदर अपन आईएनजी लगा देते हैं, अपन उसे क्या बना देते हैं? नाउन। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि फॉलो क्या है? वर्ब। और जब आप उसे एज फॉलोज करते हो तब आप उसे क्या बना देते हो? नाउन। और एक वर्ड मैंने और लिखा है फॉलोइंग, ये भी कहाँ से आया? फॉलो से ही तो आया है। तो मैंने फॉलो के अंदर क्या जोड़ दिया दोस्तों? आईएनजी। और जैसे ही मैंने फॉलो के अंदर आईएनजी जोड़ा, मैंने खुद से क्या बना दिया? नाउन। यानी आपको एक चीज़ और पता चली कि फॉलो के कितने नाउन होते हैं? 2। या तो आप उसे एज फॉलोज से बना लो, या फिर आप उसमें आईएनजी लगा के फॉलोइंग बना दो। बात एक ही है, दोनों नाउन है, मतलब अलग अलग है बट नाउन दोनों है। किसके? फॉलो के।
इज इट क्लियर और नॉट? आपने पढ़ लिया जब भी फॉलो एज अ नाउन यूज करोगे तो एस के बिना नहीं आएगा और एज के बिना नहीं आएगा। अब थोड़ा सा बात इसकी भी कर लेते हैं, फॉलोइंग की। एक फॉलोइंग के ही जैसा इसी नियम को फॉलो करता हुआ एक और वर्ड होता है अंडरसाइंड। आई होप आपने सुना हुआ है। ऐसे एक वर्ड आपने और सुना होगा फॉर्मर, पहले, और एक सुना होगा लेटर, बाद में। सुना है दोस्तों? अब आप ध्यान रखें कि जब भी आप फॉलोइंग की बात कर रहे हैं तो फॉलोइंग की बात से आपको ये 3 वर्ड्स और ध्यान आ जाने चाहिए। कौन से ये 3 वर्ड्स? अंडरसाइन, फॉर्मर और लेटर। ये क्यों ध्यान रखें? देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बोला था कि आप फॉलो को नाउन में तब्दील करोगे, तो क्योंकि वो वर्ब से नाउन में जा रहा है तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो एक नाउन तो आपने उसका एज फॉलोज करके बना दिया और दूसरा नाउन आपने आईएनजी लगाकर फॉलोइंग करके बना दिया। अब जब आप इनके नाउन बनाने जा रहे हो तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। वो क्या है कि पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चारों के चारों वर्ड्स द के बिना नहीं आते हैं। ये आर्टिकल की एक और एरर, एक एरर मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों, रिकॉल कीजिए कहाँ बताई थी, ईच ऑफ के स्ट्रक्चर में। वेरी गुड, याद आया? ईच ऑफ प्लूरल नाउन अगर है वो भी प्रॉपर तो द आर्टिकल आएगा, बताया था। और ये आज आर्टिकल की दूसरी कि जब भी आप फॉलोइंग, अंडरसाइंड, फॉर्मर और लेटर की बात करते हो तो आपको इनके पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है? द। तो आपको एक एरर तो हो सकता है यहाँ से मिले। अगर ये एरर यहाँ से नहीं मिलेगी तो आपको दूसरी एरर इन 2 वर्ड्स की ध्यान रखनी है, फॉर्मर और लेटर। ये लेटर के साथ बड़ा पंगा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस लेटर की 2 स्पेलिंग होती है, एक तो LATTER और एक होता है LATER। दोनों ही स्पेलिंग सही है, ये और प्रॉब्लम है। LATTER भी वर्ड एग्जिस्ट करता है और LATER भी वर्ड एग्जिस्ट करता है और दोनों ही वर्ड्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस लेटर का मतलब तो होता है बाद में। ये बोलते हैं आप आई विल कॉल यू लेटर, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में कॉल करूंगा, बोलते हो आई विल कॉल यू लेटर, बाद में कॉल करूंगा। तो यहाँ कौन सा लेटर आता है? सिंगल टी वाला। लेकिन जब आप फॉर्मर के साथ लेटर की बात करते हो यानी बाद वाला, ये बाद में है, टाइम की बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट टाइम। और ये सीक्वेंस की बात कर रहा है, क्या बाद वाले की बात कर रहे हो? जब आप टाइम की बात करते हो तो सिंगल टी वाला आता है और जब आप सीक्वेंस की बात करते हो तो डबल टी। अभी हमें कैसे याद रहेगा? अभी तो आपने बता दिया, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो दोस्तों, ये जो लेटर है ये फॉर्मर के साथ आ रहा है। अब फॉर्मर में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करना कितने? 6, FORMER, देयर आर 6 अल्फाबेट्स। और जब भी आप फॉर्मर के साथ वाले लेटर की बात करोगे, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 6। यानी आपको ध्यान में रहेगा कि फॉर्मर के साथ 6 अल्फाबेट वाला लेटर ही आता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मर की स्पेलिंग में भी हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 6। ये एक सिर्फ छोटी सी ट्रिक है ये ध्यान रखने की कि फॉर्मर के साथ कौन सा लेटर आता है। तो ये आपको एग्जाम में सेकंड एरर मिल सकती है, माइट भी कि वो फॉर्मर के साथ सिंगल टी वाला लेटर इस्तेमाल कर ले। देखिए दोस्तों, दोनों के मीनिंग्स में भी अंतर है। इस लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में, डिपिक्टिंग अबाउट टाइम। और इस लेटर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस, कि आप बाद वाले की बात कर रहे हो। ठीक है, तो 2 एरर मैंने आपको बता दी और तीसरी बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब फील करनी है। इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। फील मतलब जिसके लिए आप सेंटेंस में बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, फॉलो के कितने नाउन हो गए? 2। किस तरीके से बन सकते हैं? या तो एज फॉलोज से बनेगा, नहीं तो फॉलोइंग। जैसे ही फॉलोइंग बोलोगे तो ये 4 वर्ड्स अपने आप क्लिक हो जाने चाहिए, फॉलोइंग, अंडरसाइंड, फॉर्मर एंड लेटर। पहली एरर आर्टिकल की कि इनके साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? द, मैंडेटरी है। उसके बाद दूसरी एरर फॉर्मर और लेटर की जनरेट होती है कि फॉर्मर के साथ कौन सा लेटर आता है? 6 अल्फाबेट वाला लेटर आता है। ठीक है, और तीसरी बात कर ली हेल्पिंग वर्ब की कि वो हमें यहाँ फील करनी है कि सेंटेंस में हम जिसकी भी बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। सेंटेंस देख लो दोस्तों आप, द फॉलोइंग इज, द आ रहा है, किसकी बात कर रहे हो आप? वेदर रिपोर्ट की। वेदर रिपोर्ट है कि रिपोर्ट से? रिपोर्ट क्या आएगा? इज।
आगे और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग, किसकी बात कर रहे हो आप? द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, नेम नहीं है वो, नेम्स है, प्लूरल क्या आएगा? आर। ये देख लो आप, वी द अंडरसाइन। दोस्तों अंडरसाइन का मतलब होता है नीचे जिन्होंने भी साइन किए हैं। कई बार क्या होता है, लेटर हम कम्युनिटी वाइज लिखते हैं कि भाई एक पूरी कॉलोनी की प्रॉब्लम है और हमने एक लेटर लिखा और पूरी कॉलोनी वालियों के उसके साइन करा लिए, और पूरे कॉलोनी वाले साइन का करेंगे जहाँ लेटर खत्म होगा उसके नीचे, तो एक के बाद एक साइन शुरू, तो उसको बोलते हैं अंडरसाइन, यानी नीचे साइन किए हुए हैं। तो वी द अंडरसाइन, यानी यहाँ पर साइन कितनों ने किए? वी, बहुत सारे जनों ने साइन किए हैं। सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल, क्या आएगा? लिव। ठीक है दोस्तों, यहां देख सकते हो 94, द फॉलोइंग डैश द बजट रिपोर्ट। देखो पहले तो एरर चेक करो, फॉलोइंग के साथ द है क्या? बिल्कुल है। फिर अब ये चेक करो, बजट रिपोर्ट की बात कर रहे हो, रिपोर्ट्स की बात कर रहे हो, रिपोर्ट क्या आएगा? द फॉलोइंग इज द बजट रिपोर्ट। ये भी देख लो 93, द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स। और एक ये भी देख लीजिए आप 92, भावना एंड रीमा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। किन दो लड़कियों की बात कर रहे हो? भावना और रीमा। पहले कौन है? भावना, फॉर्मर, और रीमा कौन है? लेटर। द फॉर्मर, फॉर्मर कौन? भावना, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर, इज मोर ब्यूटीफुल देन द लेटर। देख लीजिए आप लेटर कौन सा है। आप इसे एरर स्पॉटिंग की तरह भी पढ़ते हुए चलेंगे। पहले चेक करो फॉर्मर और लेटर के पहले द है क्या, फिर चेक करो फॉर्मर के साथ उसी का वाला लेटर है क्या, अब उसके बाद चेक करो हेल्पिंग वर्ब सही है क्या। देखो दोस्तों, एरर स्पॉटिंग कोई अलग से नहीं पढ़ी जाती है कि भैया अलग टॉपिक है अलग से पढ़ेंगे, नहीं, आपको ग्रामर में फिलर भी लेते हुए चलने हैं और एरर स्पॉटिंग भी लेते हुए चलनी है। इज इट क्लियर और नॉट? श्योर? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद का जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, या मैं ये कहूँ सिंटेक्स का एक अलग दायरा सा कवर हो रहा है। यहाँ तक आपको एक बार शॉर्ट रिकैप पूरे चैप्टर का दे देना है, ताकि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। बहुत छोटे छोटे तौर पर हमने बहुत सारे नियम पढ़े हैं। देखो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सारी एरर्स या सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो एक ही जगह आपको दे दूँ, ताकि आपको अलग अलग बुक से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये चैप्टर बहुत सारी बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से रूल्स बटे हुए दे रखे हैं, आपको कंसाइज करके एक ही जगह पर दिए जा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसके आगे का हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।